पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज जंग के नाम। जंग जारी है, 6 दिन हो गए हैं इसराइल और फलस्तीन में जो हो रहा है। जंग तो नहीं कह सकते, अलग अलग लोग उसे अलग अलग चीजें अब कहने लग गए हैं। जेनोसाइड एक टर्म है जो सामने आया है, मगर आज 6 मुद्दे रखेंगे। 6 दिनों में 6 बड़े मुद्दे बनते हैं। आपको बताएंगे कि नंबर 1, ये जो जंग है ये स्प्रेड इंटरनली अंदरून में फलस्तीन के इसराइल में कैसे स्प्रेड कर रही है। नंबर 2, एक्सटर्नली बैनुल अक़वामी तौर पे खित्ते में ये जंग कैसे एक्सटेंड कर रही है। नंबर 3, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत कैसे इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता अब तकरीबन फुली इन्वॉल्व हो गई है डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। नंबर 4, खित्ते के जो दीगर मुसलमान अरब ममालिक हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नंबर 5, खित्ते का जो रिविजनिस्ट पावर है ईरान, वो कैसे टारगेट उसे किया जा रहा है, वो क्या मेजर्स ले रहा है। और आखिर में नंबर 6, हाउ डज दिस एंड, ये जंग खत्म कैसे होती है। शुरू करते हैं अपडेट से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आपका जो हक राय है उसको इस्तेमाल किया करें। मेरे मेंबरशिप ऑप्शंस जरूर देखें, मगर पहले शो पूरा मेरे साथ मुलाहिजा कीजिए। आज आखिर में मेरे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के भी है। कामरान बुखारी ऑफ द न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट इज विद अस। ही विल बी टॉकिंग टू अस क्लियरली, बट फर्स्ट लेट्स गेट टू द अपडेट्स। नंबर 1, इजराइल ने गजा में जो 3-3.5 लाख फौजी जो इकट्ठे किए थे गजा के बॉर्डर पे, अब वो जो फौजी हैं वो गजा में घुस गए हैं। अब इजराइल तो कह रहा है कि हमारे 2 मुद्दे हैं। हम इजरायली जो फोर्सेस हैं वो हमास को टारगेट कर रही हैं, और इजरायली जो हॉस्टेज हैं, जो यरगमाल लोग कैदी जो बने हुए हैं, उनको ढूंढ रही है। मगर ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। इस बयानिए में जो 1.1 गजा के जो फलस्तीनी बाशिंदे हैं उनको वार्निंग दी गई है, बल्कि डिमांड किया गया है कि वो 24 घंटों के अंदर उठ के गजा के शुमाल से गजा के जनूब में चले जाएं। 1.1 मिलियन, 11 लाख लोग। अब पूरी गजा की पॉपुलेशन तकरीबन 22-23 लाख है, तो तकरीबन 50% पॉपुलेशन, आधी पॉपुलेशन को कहा है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, निकलो। अब अक़वाम मुत्तहिदा पैनिक कर गया है। उसने कहा है इसराइल को कि रिकंसिडर करे अपनी डिमांड को। अमेरिकी मीडिया बैठ गया है। अभी इधर सबसे बड़ा जो जरीदा है उसने कहा है कि इसराइल ने रिक्वेस्ट की है। ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिक्वेस्ट का, कि ये रिक्वेस्ट है इसराइल की तरफ से, और अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि अपनी रिक्वेस्ट रिकंसिडर करो। उधर ये जो रिक्वेस्ट है इसराइल की, इसके बारे में हमास का जो मौक़िफ़ है वो काफी क्लियर है। हमास ने कहा है कि लड़ते रहो, घरों से नहीं निकलो। एक एक्सट्रीमिस्ट मौक़िफ़ इस वक्त इसराइल का है, और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा दूसरा एक्सट्रीमिस्ट मौक़िफ़ हमास का है, जो कह रहा है कि अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, फैमिली के साथ इधर ही रहो। ये जिहाद है, शहादत दो या जीतो। अब इस सब में शहादतें, ऑफ कोर्स कैजुअल्टीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रैक करना। 750 मिलिट्री स्ट्राइक्स हुए हैं, 750 एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। ज्यादातर जो फलस्तीनी शहादतें हैं वो फ्रॉम द एयर हुई हैं, क्योंकि अभी तक जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो फ्रॉम द एयर हैं। तकरीबन 1800 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, 1300 इजरायली मारे गए हैं। इस सब में आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गजा से निकलकर अब जो वेस्ट बैंक है उधर तक चला गया है। वेस्ट बैंक बिल्कुल फलस्तीन की दूसरी तरफ लगता है। गजा है, बीच में इजराइल प्रॉपर है, और फिर वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में 35 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, और अब इजराइल के अंदर जेरूसलम में भी एक अटैक हुआ है, चंद घंटों पहले हुआ है, और इजरायली पुलिस वालों पे एक अरब ने फायरिंग की है। अरब मारा गया है, इजरायली पुलिस वाले इंजर हुए हैं। मगर जो मेन स्टोरी है वो अमेरिका की है। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं और वजीर दिफा हैं, लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी ब्लिंकन, इस वक्त इजराइल पहुंच गए हैं। ब्लिंकन ने पहले तो 1 दिन का दौरा करना है, और फिर जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा इमारात के पास जाना है। अब वो कह रहे हैं, ऑफिशियली उनका स्टैंस है कि हमने लड़ाई रोकनी है। मगर खबरें जो वाशिंगटन से नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक स्कूप निकला है वाशिंगटन से कि अमेरिका की ईमेल्स और मेमोज, अमेरिकी जो दफ्तर खारजा है वो अपने लोगों को कह रहे हैं, अपने डिप्लोमेट्स को कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन की टॉक्स, मतलब कि जंग बंदी की बातें कम करो, इसराइल को लड़ने दो। अब इस सब में
जो मेन चीज है, अमेरिका मुल्क अपने मुंह के दोनों तरफ से बोल रहा है। एक तरफ वो जो अरबी ममालिक हैं उनको कह रहा है, और अकॉर्डिंग टू ब्लिंकन वो कहते हैं कि हमारी डिटर्मिनेशन है कि इजराइल और बाकी ममालिक एक सेकंड या थर्ड महाज, एक सेकंड और थर्ड फ्रंट नहीं खुलने देंगे। मगर साथ साथ अमेरिकी म्यूनिशंस, अमेरिकी जहाज, अमेरिकी वेपनरी इजराइल पहुंच रही है। अमेरिकी खुद अपने जहाज भेज रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। दुबई से ज्यादा दूर नहीं है ये जगह, अल दफरा जो ये एयरबेस है, अल दफरा एयरबेस पे अमेरिकियों ने अपने ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट A-10s भेज दिए हैं। अब पेंटागन कह रहा है ये अटैक्स इसराइल के खिलाफ जो हैं, अजीब सी बात है कि जिस मुल्क ने ये जहाज भेजे हैं, अमेरिका, वो कह रहा है कि ये इसराइल की बचत के लिए हमने जहाज भेजे हैं। मगर जिस मुल्क में वो जहाज लैंड किए हैं वो एक मुसलमान मुल्क है, UAE, और UAE कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत महीनों से आने थे ये जहाज। UAE ने अमेरिका को उधर बेस बनाने की इजाजत दी हुई है। जैसे पता है, ऑलरेडी आपको पता है, हमने रिपोर्ट किया हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप उधर पहुंच गया है इस खिते में, और दूसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आ रहा है। एडिशनल स्क्वाड्रन जहाजों के भी आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी कह रहे हैं कि लड़ाई बंद करो ऑफिशियली, मगर अनऑफिशियली अपने लोगों को कह रहे हैं कि इजराइल पे के लिए स्टेटमेंट्स ना दो कि वो लड़ाई बंद करे। ये अमेरिका का मौकिफ है। मगर हमारा आज जो फोकस है वो इंटरनेशनलाइजेशन है। ये जो जंग है अब खिते में कैसे फैलेगी या नहीं फैलेगी, और अगर फैलेगी तो कैसे फैलेगी, ये जो सवाल है ये मुश्किल है। इस सवाल के जवाब मैं अकेला नहीं दे सकता, मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग। मैं इस मामले में उनको अपना उस्ताद मानता हूं, कामरान बुखारी ऑफ द न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फ्रॉम वाशिंगटन DC। गुड आफ्टरनून सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून। कैसा लगा आपको मेरा अभी तक समरी? ठीक था? अग्रीड, डिसएग्रीड? नहीं समरी ठीक है आपकी, इट्स गुड। Alright, thanks. With that, for you, Kamran, I'm going to start with a basic update इंटरनेशनलाइजेशन पे। अब आप कम लोग हैं जो ईरान को, इस खिते को आपसे ज्यादा देखते हैं, जो हमसे बात कर सकते हैं इस मौजू पे। तो शुरू करते हैं कि सीरिया में क्या हुआ है। सीरिया जो है इजराइल के साथ लगता है, सीरिया ने जंगें लड़ी हुई हैं, मगर सीरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दमिश्क के एयरपोर्ट पे और अलेप्पो के एयरपोर्ट पे रात को अटैक्स हुए हैं, रनवेज उड़ा दिए गए। सीरियन एयर डिफेंस कहता है कि ये इजरायलियों ने किया है, इजराइल इस पे चुप है। मगर जो खबरें निकलती हैं वो ये हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले थे सीरिया, और उनके जहाज लैंड करने से पहले जिधर जो दो बड़े एयरपोर्ट्स थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, उनको उड़ा दिया गया। साथ साथ चौथा दिन है अब कि हिजबुल्लाह के साथ ठक ठक, जो हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये फौजी जुबान है कि ठक ठक फायरिंग हो रही है। एक छोटा सा रॉकेट, एक दूसरा मिसाइल चल रहा है। चीजें, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट लिमिटेड हैं, ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। मगर आई वुड लाइक यू टू कमेंट, जो मैंने आज देखा कम से कम अमेरिका का और इजराइल का जो मौकिफ है, ये दोनों इंटरेस्टिंग, एक क्रिकेट पार्टनरशिप की तरह ये दोनों चला रहे हैं। एक जैसे क्रिकेट, एक जो दो बैट्समैन खेलते हैं, एक बहुत अग्रेसिवली खेलता है और दूसरा होल्ड करता है, ताकि वो दूसरा, एक जो पहला वाला है वो अग्रेसिवली खेल सके। इन दोनों की अजीब सी अग्रेसिव, इजराइल अग्रेसिव है, अमेरिका होल्डिंग पैटर्न में है। इजराइल बाबर आजम है, खड़ा हुआ है, वो दूसरा रिजवान बना हुआ है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। What do you make of that, especially in light of the fact that the Iranians are being targeted? अभी थोड़ी देर पहले खबर निकली है कतर से कि जो $6 अरब जो इजराइल को, जो ईरान को अमेरिका ने देने थे फॉर ये जो पिछले महीने हॉस्टेज स्वैप हुआ था, वो भी अब रोक दिए गए हैं। तो ईरान को कंटेन किया जा रहा है, रीजन को आर्म किया जा रहा है, मगर साथ साथ बोला जा रहा है कि जंग बंदी हो। What do you make of all of this? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो जंग में, खिते में जंग नहीं चाहता, ठीक है। जंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से सेक्रेटरी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी ऑस्टिन जो है वो वहां पर हैं। ये अमेरिका के मफाद में नहीं है कि कोई जंग हो, लेकिन यहाँ पे एक इशू है, और वो ये है कि जंग हमास, हिजबुल्ला और ईरान ने शुरू की थी, और अब इंपेरेटिव है इजरायलीज का कि उसकी जवाबी कार्रवाई की जाए। लेकिन जवाबी कार्रवाई में, मैं अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जवाबी कार्रवाई तो पहले भी होती थी। मतलब 2008 में, 9 में एक जंग हुई, 2012 में दूसरी हुई, 14 में, 21 में, ये 5वीं जंग है।
तो जवाबी कार्रवाई तो होती रही है, लेकिन इससे पहले अमेरिका को उसमें छलांग लगाने की या अपना पार्टिसिपेट करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न चल रहा था, उधर से रॉकेट फायर होता था, इधर से जो है वो F-16 जाते थे, और या मामला कुछ घंटों में, दिनों में जो है तय हो जाता था, या फिर तवील जंग होती थी कई हफ्तों की, और उसके बाद ट्रूस हो जाया करता था अंटिल नेक्स्ट टाइम। अब जो हो रहा है वो मुख्तलिफ है। इस नौइयत की, इस स्कोप की जो है ना का हमला कभी नहीं हुआ हमास की तरफ से, और इसराइल के अंदर जाकर इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों का 1200 बॉडी काउंट हो चुकी है, डेथ टोल जो है। तो इसका जवाब तो देना है इसराइल ने। अगर नहीं देंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो हुकूमत वक्त जो है इंतशार हो जाएगा इसराइल के अंदर, क्योंकि इसराइलियों पे हमला हुआ है। कोई भी वजीर आजम हो, नेतन्याहू हो, कोई मॉडरेट हो, कोई हो, जो भी होगा उसको जवाबी कार्रवाई करनी है। ये ऐसे ही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे कोई हमला करे, और जो भी लीडर है उस वक्त का पाकिस्तान का कहे यार नहीं जो है मैं जंग नहीं चाहता। ठीक है, क्या होगा, मतलब पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, उनके अपने रैंक्स में क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। तो जवाबी कार्रवाई होनी है। अब जवाबी कार्रवाई जो है इस वक्त इसराइल जो है कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहा, क्योंकि दो वजूहत हैं। एक तो उनकी इंटेलिजेंस बहुत वीक है। ये जो हमला हुआ है ये इस चीज की साफ निशानदेही करता है कि उनकी इंटेलिजेंस हमास के बारे में बहुत वीक है। अब वही इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसी जो इंटेलिजेंस के नेट असेसमेंट्स हैं, उनके बलबोते पे वो अब ये कार्रवाई जो काउंटर ऑफेंसिव है वो करेंगे। आप देखें कि अभी तक वो रुके नहीं, मतलब वो क्या जिसे कहते हैं ना कि फुल स्प्रेड ऑन, फुल ऑन नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। इंटेलिजेंस वीक है, यरगमालियों का मसला है, जो हॉस्टेजेस हैं वहां पे, ऊपर से उनके ऊपर बहुत दबाव है अमेरिका की तरफ से भी और आलमी बरादरी की तरफ से भी कि ये जो है जो सिविलियन, जो फलस्तीनी, जो मासूम मारे जाएंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो हाथ हौला रखो। और जो है मसला ये है कि हमास को कैसे जो है कन्फ्रंट किया जाए और हाथ हौला साथ ही कैसे रखा जाए, ये एक कनंड्रम है, ये कोई नहीं कर सकता। ऊपर से आपको ये नहीं पता कि जो है अगर आप ये करते हैं तो क्या ईरान एक सेकंड फ्रंट खोलेगा, थर्ड फ्रंट खोलेगा। तो उस वजह से अमेरिका ने कहा है कि भाई दबाव डाल रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर, ईरान के ऊपर, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली के भाई, और फाइनेंशियली कि भाई आप ये ना करें। ये जो कार्रवाई है जो शुरू हुई है इसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचने दें, ताकि जो है ये मामला हम वी गेट टू द अदर साइड। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। ओके, सो मंतकी अंजाम एक बहुत लोडेड किस्म का सिनारियो है। उस पर पहुंचते हैं कि मंतकी अंजाम क्या होगा, कि आखिर व्हाट डज दिस लुक लाइक इन द एंड, वो हमारा मुद्दा है, वो उस पर आखिर में आते हैं। मगर पहले दो चीजें, उन पे दोनों पे जो आपने बोली मुझे क्लैरिटी चाहिए। एक तो आपने बोला, शुरू में बोला कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने ये जंग शुरू की है। अब अभी तक ऑब्वियसली हमास तो ओन कर रहा है, इस हमास का तो हमें पता है, मगर हिजबुल्लाह ने और ईरान ने ऑफिशियली डिनाई किया है कि हमारी कोई एंगेजमेंट, कोई हमारी कोऑर्डिनेशन रही है। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंटली, अमेरिकी मीडिया जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंडे को कहानी निकाली थी कि इनकी मीटिंग्स हुई हैं, मगर अमेरिकी मीडिया ने अब उस पर बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस, डिफरेंट इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने खबरें देनी कर दी हैं कि ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं नजर आ रही। जिस अखबार ने कल ये बोला था, मंडे को बोला था कि ईरानियंस इन्वॉल्व हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसका जो मुखालिफ अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने कल बोला कि अमरीकी कह रहे हैं, इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरानी इन्वॉल्व नहीं है। ईरानी की जब हमने कॉलें सुनी तो वो शॉक में चले गए कि ये कैसे हो गया। तो आई लाइक टू नो कामरान कि आपके पास क्या सोर्सेज हैं कि आप कह रहे हैं कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास ने शुरू किया, नंबर वन। नंबर टू, ये जो जवाबी कार्रवाई वाला आपने बोला है कि जवाबी कार्रवाई जरूरी है, इस पे थोड़ा सा एक्सपैंड करें, क्योंकि ये जवाबी कार्रवाई जो है होनी है, ये तो समझ आती है, मगर उसकी भी एक लिमिट होती है ना, वो थ्रेशोल्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये बताइए। जी, सबसे पहली बात ये है कि कोई आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ हमने किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया। जहां तक कि जी इनको हैरत हुई, सवाल ये उठता है कि किसको हैरत हुई, कौन से जनरल लीडर थे।
फिर जो लोग इंटेलिजेंस को समझते हैं, मिलिट्री एनालिसिस को समझते हैं, उनको पता है कि ये नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन होती है। इवन ईरान के अंदर जो है, जो लोग हमास के साथ इंटरफेस कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कुद्स फोर्स का इस्माइल खानी, ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी जो है, वो कुद्स फोर्स का कमांडर है। उसको पता होगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हो सकता है कि हमास ने जो है ये अपना हैवी लिफ्टिंग प्लानिंग की जो है ना खुद की हो, लेकिन ट्रेड क्राफ्ट किसने दिया है? इससे पहले तो मतलब ये कोई हमने इस किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस हमास की तरफ से नहीं देखी। ज्यादातर तो वो रॉकेट फेंकते आए हैं। तो अब ये अचानक ही जो है ना कहाँ से आ गई है? ये कोई यूट्यूब की वीडियो देख के तो नहीं कर पाता ना, और ये कोई दरख्तों पे भी नहीं लगी हुई, ना ही कोई जो है ना कोई मेल ऑर्डर जो है वो आपको किसी ने भेज दिया, किट भेज दी कि अच्छा जी अब कर लो। ये किसी ने ट्रेन किया है, और ये इसके अंदर ऑपरेशनल सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है, जिसको हम ऑपसेक कहते हैं, वो बहुत बड़ा है। तो ये ट्रेड क्राफ्ट जो है ये ईरान की तरफ से आया है। ईरान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है वेपन्स प्रोवाइड करना, पैसे देना। वो कभी बोलते, वो छुपाते भी नहीं है। तो कभी ये कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई हमने किया। दूसरी बात ये है कि जाहिर है बहुत सारे जने ईरानी लीडर्स को हैरत तो ही होगी ना, अब किस लीडर को एनएसए सुन रहा है, कौन सा है वो, जरा डिटेल पता चले, बारीकी में जाने की जरूरत है यहाँ पे। ये नीड टू नो बेसिस है। आई डाउट के जो है ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, लीडरशिप की तरफ से। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जहां पे तमाम लीडरशिप, तमाम पावर सेंटर्स ईरान के बैठते हैं और एक जनरल फैसला करते हैं कि भाई हमने हमास को सपोर्ट करना है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना है, इराकी शिया मिलिशियाज, हूती बागियों को, वगैरह वगैरह। अब वो कैसे होता है, उसका कौन सा ऑपरेशन, क्या डिटेल्स, ये उस लेवल पे कभी भी डिस्कस नहीं होता। ये डिस्कस होता है जो ना डीपर डाउन इनटू द सर्विस, जो लोग टैक्टिकल जो ना काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो मुझे समझ आ गई है। इस्माइल खानी जो है उसको डिटेल्स नहीं पता होंगी, क्योंकि वो खुद तो नहीं जा रहा ना, वो मुझे जा रहे हैं। आई गेट दैट, आई एम विद यू। अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर में कोई अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी बैक मिलिटेंट्स होते हैं, तो वो जो कोर कमांडर बैठा हुआ है बेचारा क्वेटा में, उसे नहीं पता, वो कुछ और काम कर रहा है, उसका काम नहीं है। शायद 12 डेव का जो जीओसी है शायद उसे पता हो, शायद पता हो, नॉट इवन दैट। ट्रेड क्राफ्ट अगर उसको पता है तो बिल्कुल राइट। सो प्रेमिस्ड ऑन दैट दो, अमेरिका अभी तक क्यों फिर बैक ट्रैक कर रहा है? अमेरिका क्यों सॉफ्ट सिग्नलिंग दे रहा है? एक तरफ से कह रहा है नहीं ईरानी नहीं इन्वॉल्व, मगर दूसरी तरफ से ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भेज रहा है, दूसरी तरफ से अरबियों को घेर रहा है, तीसरी तरफ से उनके पैसे बंद कर दिए, $6 अरब ईरान के बंद कर दिए। अमेरिका क्यों मुंह की दोनों तरफ से बोल रहा है? तो इसमें दो पेचीदगी है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका, जैसे मैंने कहा, खित्ते में जंग नहीं चाहता। यूक्रेन की वॉर चल रही है, उनको एक और जंग नहीं चाहिए। पुतिन को एक और जंग चाहिए, चीन को एक और जंग चाहिए, अमेरिका को नहीं, एक और जंग नहीं चाहिए। तो वो ये अब छिड़ गई है। अब इसको जो है जितनी हद तक रोका जाए उसको रोका जाए। तो ये एक तरफ ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब जब आपको आपकी इंटेलिजेंस बहुत बुरी है, ईरान के बारे में आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बुरी है, आपको नहीं पता हमास हिजबुल्लाह का, आप इजराइल पे रिलाय करते थे, अब इजराइल की इंटेलिजेंस भी डिटेक्ट नहीं कर पाई, उनकी भी परफॉर्मेंस सामने आ गई। तो ऐसे असना में आप कोई चांसेस नहीं ले सकते। आपको, जहां आप जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप जंग की तैयारी भी करते हैं। ये अमेरिका नहीं है सिर्फ, ठीक है, ये हर मुल्क, तारीख की हर ताकत ये करती है कि दे डोंट वांट वॉर बट दे प्रिपेयर फॉर वॉर। तो उनको नहीं पता दूसरी जानिब से क्या होगा, हालात क्या होंगे, क्या उस वक्त मोबिलाइज करेंगे? नहीं, पहले से मोबिलाइज। फिर दूसरी बात यह है कि मोबिलाइजेशन आल्सो अलाउज टेलीग्राफिंग, परसेप्शन शेपिंग, कि इफ यू अगर आप ईरान हैं, हिजबुल्लाह हैं, सोच रहे हैं कि आप देखो पंगा वंगा लें, एक सेकंड फ्रंट खोलने की कोशिश करें, तो अमेरिका कह रहा है थिंक अगेन, डोंट डू दिस, और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। खाली पीली बोलने से नहीं होता, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। तो ये जब कोई भी डिप्लोमेसी जो है वो बंद कमरे में नहीं होती। आपको अपने फाइनेंशियल जो है ना वेयर विद ऑल दिखानी होती है, आपको अपनी अस्करी वेयर विद ऑल दिखानी होती है कि अगर आप नहीं मानते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो आई डोंट थिंक दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, दिस इज एक्चुअली वेरी मच इन सिंक सिचुएशन है।
I'll buy that. Let's go to the Iranians. Let's go to the other side of the conflict. अब ईरान जो है उसने ऑफिशियली, अली खमेनी ने डिनाई किया है कि हम नहीं हैं, बट हम सपोर्ट करते हैं, हम ज़ायनिस्ट के खिलाफ जिन्होंने काम किया उनके हाथ चूमते हैं, मगर हमने प्लान नहीं किया। प्लस वो नीड टू नो वाली बात आ जाती है, आपकी ट्रेड क्राफ्ट वाली बात आ जाती है। मगर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने सीरिया पहुंचना था, नहीं पहुंच सका, क्योंकि आपने एयरक्राफ्ट जो इधर हवाई अड्डे हैं वो उड़ा दिया आपने, और आपने अभी तक कमेंट नहीं दिया। इजराइल की बात कर रहा हूं कि आपने अभी तक बताया नहीं कि क्यों हुआ है। ईरान इस वक्त क्या कर रहा है? व्हाट्स द लेटेस्ट फ्रॉम ईरान? वो क्या सोच रहा है? उसके पास हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला बड़ा लिमिटेड टर्म से एंगेज कर रहा है, 4 दिन से ठाठू कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर रहा। मगर अब इजरायली सीरिया में घुस गए हैं, कम से कम हवाई जहाज जो हवाई अड्डे हैं वो उड़ा दिए हैं। ये क्या होगा? और बाकी जो छोटे प्रॉक्सीज हैं सीरिया वगैरह, इनका क्या होगा? देखें, ये जो इसमें भी 2 एलिमेंट है। हवाई अड्डे के ऊपर जो हमला करना है, हलब यानी अलेप्पो और दमास्कस का जो एयरपोर्ट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। ये दोनों, ये सीरिया के सबसे बड़े शहर हैं 2। तो ये बेसिकली एक तो ये है कि इजराइल सिग्नल कर रहा है ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह को कि हम तैयार हैं, अगर तुम करते हो कुछ तो look what we can do. Do you really want us to go down this route? You don't want to, we don't want to. Let us focus on Gaza and stay out of it. ठीक है, एक तो ये बात है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखें ईरान अब एक जिसे कहते हैं एक हाई स्टेक मनूवर करने के बाद, जिसको हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक सक्सेस हुआ है, ठीक है। उनको अब मसला ये हो गया है I'm sorry, I thought के जो है को कट गया है। नहीं तो इजरायली इधर तक नहीं पहुंचे अभी तक ना ईरानी पहुंचे हैं। यू कैन गो ऑन। तो ईरानियों का अब ये है कि अब किस तरीके से जो है आप यू कैंट स्टे आउट ऑफ इट। आपने पहले मदद की और अब आपका हलीफ जो है उसको जो है बहुत सख्त जो है ना चोट पहुंचने वाली है। मॉर्टली वुंड हो सकता है, डेसिमेशन हो सकती है, क्योंकि इजरायली जो है वो साफ इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये चीज तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करें? अब आप उनको बचाएं तो कैसे बचाएं? तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि यार ईरानी प्रेसिडेंट फोन उठाए और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कॉल करे और उनको कहे कि यार देखो, वो भी वैसे गुस्से में कि मेरी डिप्लोमेसी चल रही थी नेतन्याहू के साथ और तुमने टॉर्पीडो कर दी, लेकिन अब चलो जो हो गया सो हो गया। तो अब मसला ये है कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन इस वक्त ना ईरान चाहता है कि हमास का नुकसान हो, सऊदी अरब को हमास से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हमास के मुखालफिन में से हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस चक्कर में फलस्तीनी जो है जाने इतनी चली जाएं कि पूरे खित्ते के अंदर एक बलवा हो जाए। तो वो उनका एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। ईरानी उनको कह रहे हैं कि यार हम तो बात नहीं करते इजरायलियों के साथ और हमारी बड़ी लिमिटेड अमेरिका के साथ बात है, तुम्हारी तो बहुत ज्यादा है, उनको को यार ना करें। और अगर वो नहीं करते तो फिर हम भी गारंटी देते हैं कि हम सेकंड फ्रंट नहीं खोलेंगे, हिजबुल्लाह को नहीं लेके आएंगे बीच में। तो अब मसला ये है कि मोहम्मद बिन सलमान तो बीच में फंस गए, लेकिन आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ईरानी किस तरह डिप्लोमेसी कर रहे हैं ईरान सऊदी अरब के थ्रू। दूसरी तरफ उनके जो आपने वजीर खारजा की बात की कि वो अपने वो जो उनके 3 एलाइज हैं इराक, सीरिया और लबनान, उनका दौरा करने गए थे, पता नहीं गए या नहीं गए, लेकिन जाना था। और वो उसका मकसद ये है कि तैयारी करें कि देखो हालात बड़े फ्लूइड हैं और ये सिचुएशन को हैंडल कुछ भी हो सकता है। सो इट्स गेटिंग एवरीबॉडी टुगेदर ऑन द सेम पेज कि जो है ना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस में लेना है ना। पहले तो ये एक कोवर्ट ऑपरेशन था, मैं समझता हूँ ईरानी वजीर खारजा को खुद भी नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है। आई एम एक्चुअली कन्विंस्ड ऑफ दैट। जब हो गया है तो अब उनकी ड्यूटी लग गई है कि अब जाके जरा जो ना दौरा करो और उनको कहो कि हाँ भाई तैयार रहो, कोई मतलब वो डोंट टेक एनी रिस्क्स, लेकिन तैयार रहो कि, क्योंकि देखिए फ्लूइड है, इसराइल को नहीं पता ईरान क्या करने वाला है, हिजबुल्लाह क्या करने वाली है, और ईरान और हिजबुल्लाह को नहीं पता कि इसराइल इतने गुस्से में कहीं एक तरफ गाजा में जाए, दूसरी तरफ जो है ना लेबनान पे चढ़ाई कर दे। और ये इसराइल जो है इज नोन फॉर सरप्राइज अटैक्स, ठीक है। और
एयर स्ट्राइक करने से डरते नहीं है। इराक का रिएक्टर जो है 1981 में उड़ा दिया था, एंटेबी रेड हुई थी, वो जो हाईजैक प्लेन था उसमें से यरगमालियों को बचाया गया था। और इस तरीके से बहुत सारे जो है ना जिसे कहते हैं जारहाना कार्रवाइयाँ की हैं, और ईरान को तो पता है क्योंकि ईरान को तो डीपली पेनिट्रेट मोसाद ने किया हुआ है एज फार एज द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज कंसर्न। तो उनको नहीं पता कि इजराइल क्या करने वाला। इस फ्लूइडिटी में दोनों तरफ से, एक तरफ जो है मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो है they're sharpening their knives and their blades for anything। ठीक है, ये जो आपने बात की कि ईरान के शायद फॉरेन मिनिस्टर को खुद नहीं पता हो, आखिरी बात करते हैं और फिर लेट्स रैप इट अप। ये दिस रिमाइंड्स मी, मैं बार बार, ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं तो हमको थोड़ा सा लोकल कॉन्टेक्स्ट जरूरी बताना चाहिए कि ये ऐसा होता है कि फलानी जगह पे हिंदुस्तान में अटैक हो गया और हुकूमत वक्त को नहीं पता कि कैसे हो गया, मगर पता है कि वो व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं। अब हमारे व्हील्स विद इन व्हील्स का जो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह फिलॉसफी है, हम सब जानते हैं, हम सब उसको भुगत रहे हैं। तो इट मेक्स क्लियर कि भाई अगर आईएसआई ने मुंबई में कुछ करवाया है, मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, राइट, अगर कुछ करवाया है तो आसिफ जरदारी को नहीं पता या यूसुफ रजा गिलानी को नहीं पता क्या करवाया, बट करवा दिया है। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी सिविलियन है, ब्लडी सिविलियंस हैं, उनको फौज नहीं बताती कि हम क्या करने वाले हैं। मगर ईरान इज डिफरेंट। ईरान में ऊपर खमेनेई है, आयतुल्ला है, फिर ऑब्वियसली उनकी जो शूरा है, आईआरजीसी है, अल कुद्स फोर्स है, आई अंडरस्टैंड उनकी भी अलग अलग बॉडीज हैं, मगर कौन सी ऐसी बॉडीज हैं ईरान में, हमें थोड़ा सा बताइए, कि जो शायद जिन्होंने ये प्लान किया हो और बाकी जो ईरानियन लीडरशिप है उसको ना किया हो। इनमें क्या जो रेवोल्यूशनरी फर्वर एक होता है, जो जिहाद का जो जज्बा होता है, क्या इनमें थोड़ा सा ज्यादा है बनिस्बत ये जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं इनसे? ये कौन लोग हैं जो ईरान में स्टेट विद इन द स्टेट चलाते हैं? ये कौन सी कौम है? जी देखें, इसमें ईरान इज अ कॉम्प्लेक्स रियासत। ईरान बाय डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ पार्लिमानी रिपब्लिकनिज्म है, दूसरी तरफ शिया इस्लामिस्ट थियोक्रेसी है। इसका ब्लेंड हुआ है, और ये आज नहीं हुआ। 79 के रेवोल्यूशन के बाद जो रियासत मार्ज वजूद में आई थी वो उस बुनियाद पे थी कि जी इलेक्टेड जो है अपना इदारे भी होंगे और अनइलेक्टेड क्लरिक्स भी होंगे, फौजी भी होंगे वगैरह वगैरह। वो पूरा एक उन्होंने जो अपनी आर्किटेक्चर डिजाइन की है। अब मसला ये है कि ईरान की दो मुसल्लह अफवाज हैं, एक नहीं है। एक उनकी जो है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, जो कि बेसिकली इडियोलॉजिकल गार्डियंस हैं। दे आर द गार्डियंस ऑफ द रेवोल्यूशन। उनको इसी वजह से रेवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, और वो रेजीम को प्रिजर्व करना उनका काम है। ओवर द इयर्स वो एक पूरी मिलिट्री फोर्स बन चुके हैं। उनका अपना एक जो है ना एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, अपनी ग्राउंड फोर्सेस हैं, अपनी इंटेलिजेंस सर्विस है, और उनकी अपनी एक जो है ओवरसीज आर्म्स है, ऑपरेशंस आर्म है, जिसको कुद्स फोर्स कहते हैं। कुद्स एज इन जेरूसलम से जो है उन्होंने माखूज किया है। उनका काम है ये प्रॉक्सी मिलिशियाज को कल्टिवेट करना, मैनेज करना और उनको संभालना, उनको सारी ओवरसाइट ये वो मैनेज करते हैं, चलाते हैं। द रेवोल्यूशन मस्ट गो ऑन वाला सीन है ये, वो हाँ, वाला वो जो है वो अपने जो, और वो जो एसेट्स हैं उनके खत्ते के अंदर, उनको वो पालते हैं, उनको पैसे देते हैं, ट्रेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि पूरी आईआरजीसी को भी नहीं पता। कुद्स फोर्स इज अ सबसेट ऑफ द आईआरजीसी। अब चलते हैं जो उनकी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं, वो हैं उनकी फारसी में कहते हैं आर्टिश, लेकिन वो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं, वो प्रोफेशनल हैं। उनके बारे में ये है कि वो इतने आइडियोलॉजिकल नहीं है, जीरो नहीं है आइडियोलॉजिकली, लेकिन वो मोर देयर लेस आइडियोलॉजिकल, मोर प्रोफेशनल। और उनकी अपनी एयरफोर्स है, उनका अपना नेवी है, उनकी अपनी जो है लैंड फोर्सेस हैं। उनकी तादाद 5 लाख है, इनकी 2 लाख है आईआरजीसी। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। इनको जो है अपना टेक्निकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, लेकिन तमाम कमांडर्स को सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस अपॉइंट करता है, जो खामेनी साहब है। सुप्रीम लीडर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, नॉट द प्रेसिडेंट। तो और इनके दरमियान इन्होंने एक जॉइंट स्टाफ जो है मैकेनिज्म रखा हुआ है, जिसमें एक जॉइंट चीफ है इनका, जो
کبھی جو ہے وہ آرم فورسز اپنا ارتیش کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی IRGC کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ دونوں پیرالل ملٹریز کو اوورسی کرتا ہے. لیکن ان فار آل پریکٹیکل ٹرمز they do their separate things. ایک ڈویژن آف لیبر ہے. Just to give you an example, پرشین گلف کے اندر جو سیکیورٹی ہے وہ IRGC نیوی کی ریسپانسبلٹی ہے. پرشین گلف کے باہر عربین سی, باب المندب, ریڈ سی, میڈیٹرینین وغیرہ میں جو بلو واٹر نیویگیشن ہے وہ ارتیش کی نیوی کرتی ہے. Got it. Just to give you an example. تو اب یہ ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا ریاست ہے. تو یہ کہنا کسی اخبار کا یا یہ کہنا کہ جی ان کو حیرت ہوئی, تو آف کورس حیرت ہوگی یار, اتنی بڑی ریاست ہے, پتہ نہیں تم کس کا فون ٹیپ کیا ہوا ہے, تم نے کس کو سن رہے ہو بیٹھے ہوئے. جن کو اگر اتنے اسمارٹ ہم ہوتے, ٹھیک ہے, امریکی ہم ہوتے, تو یہ خطے کی حالت نہ ہوتی. ٹھیک ہے, ہم لیٹس بی آنسٹ, ہماری انٹیلیجنس اتنی اچھی نہیں ہے. ہم کلیکٹ بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس NSA ہے, لیکن ہمارے پاس انالیسس نہیں ہے. انالیسس میں ہم جو ہے بہت کمزور ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ جب انٹیلیجنس آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے اینالائز کر کے اس کے اندر سے میننگ میں کیا نکالنا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو مسٹیکس ہوتے ہیں یہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن, I'll let you go. I know it's جمعہ ہے, it's Friday night, don't want to keep you waiting, مگر It's Friday the 13th. It is Friday the 13th. Oh my میں God, I اپنے forgot بچوں about کو that. ہالووین پہ لے کے جا رہا ہوں ایک فیسٹیول میں. Acha. Well, before we get to the horror story on Halloween, I must ask briefly, how does this end, کامران بخاری؟ یہ اگر پچھلے ہفتے ہم نے جو بات کی تھی, ہم نے منڈے کو بات کی تھی, ہم نے اگلے 4-5 دن کی پیشن گوئی کی تھی. It's too difficult to look really far out, but یہ اگلے جو 5-6 دن ہیں یہ کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت بالکل صحیح کہا تھا, آپ نے کہا تھا things will get ugly, things will escalate. Escalation ہو گئی ہے, ground invasion ہو گئی ہے. How will the next 4-5 days pan out? تو اب نیکسٹ 4-5 ڈیز میں آئی تھنک گراؤنڈ اوفینسو شروع ہوگا, کیونکہ وہ ہونا ہے. دیٹ کوڈ گیٹ ریئلی میسی. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو میسی نہ کیا جائے, اسی وجہ سے یہ مطلب جو ہے کلمزی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ 1 ملین لوگ جو ہیں وہ ادھر چلے جائیں, پھر ایجپٹ کہہ رہا ہے نہ ادھر نہ آؤ, UN کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو, اور امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ یار جلدی جلدی کرو جو بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم جو نا ہماری ٹینشن ختم ہو. تو یہ آئی تھنک دس از ویئر وی ول بی. یہ گراؤنڈ اوفینسو ہوگا. اس میں انفارچونیٹلی جو ہے بہت سارے جو ہے نا جو پیلسٹینینز ہیں معصوم وہ مارے جائیں گے. اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کس لیول پہ مارے جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس جب ہم جذباتی ہوتے ہیں, ہم جو ہے نعرے لگاتے ہیں آکوپیشن کے اور یہ اور وہ, ہم اس وقت انالیسس بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ اسرائیل کے اوپر بھی کنسٹرینٹس ہیں, ٹھیک ہے, کھلی چھٹی نہیں ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نیتن یاہو صاحب کو پتا ہے کہ وہ یہ اسیوم کر کے بیٹھے ہوئے کہ میرا پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اب کسی طریقے سے بچ گیا تو بڑا معجزہ ہوگا. That's what his assumption is. So I think in next few days میں there's going to be a ground offensive. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے جاتا ہے, یہ دیکھنا ہے کیسے جاتا ہے. اگر تو وہ جو ہے, اور پھر ہاسٹیجز کی رہائی کا بھی ایشو ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی ڈیل چل رہی, کیونکہ ابھی بلنکن جو ہے اس نے ٹویٹ کیا ہے, سیکرٹری بلنکن نے, کہ میں قطر کے امیر کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم ہاسٹیج ریٹریول کی بات کر رہے ہیں. اور CNN کی خبر تھی کہ ان کے ساتھ کوئی امریکی ہاسٹیج افیئرز کا بھی سینئر آفیشل گیا ہوا ہے. بیک چینل ایران کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں رشیا نے بھی جو ہے نا رول پلے کرنا ہے, کیونکہ رشیا بیسکلی کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ hey, looks like you have a problem in the Middle East, so how can we help? اس نے کہا but it's not going to be for free. بیسکلی یہ ہے کہ کوئڈ پرو کو کرو, ادھر یوکرین میں ہمیں کچھ دو, ادھر ہم تمہاری مدد کریں گے, ہمارے ایرانیوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ہم کوئی ڈیل بنا سکتے ہیں بیٹھ کے, تو بتاؤ. تو یہ I think this is what I'm going to be watching for. Right. ایک طرف ڈیل بننے جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں, اور ایک طرف یہ جو offensive ہوگا وہ کہاں جاتا ہے. اس سے آگے کچھ کہنا وہ تو پھر جو ہے صرف اللہ میاں کو پتا ہے. رائٹ, ویل اللہ میاں کو تو ہر چیز پتا ہے, مگر ہمیں جو پتا ہے اس کا لیٹسٹ کامران بخاری یہ ہے کہ فلائرز پھینک دیے گئے ہیں جہازوں کے ذریعے ناردرن غزہ میں کہ نکلو, تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں. 6000 بم جو ہیں ڈراپ کیے گئے ہیں. اسرائیلی ایئر فورس کہہ رہی ہے 6000 بم
हमने फेंके हैं। अब अगर 1800 लोग शहीद हुए हैं तो उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो एक शहीद के लिए तकरीबन 2.5 बम रिजर्व किए हुए हैं। तो इतना मैस कैजुअलिटीज जो हैं वो होंगी। ऑब्वियसली जो ये ग्राउंड इन्वेजन की जो बात है ये खौफनाक किस्म की बात है। 11 लाख लोगों को 24 घंटे देना, मूव करो वरना हम आ जाएंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर फॉलो अप्स मेरे लिए बहुत हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कामरान बुखारी, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगले 3-4 दिन में फिर से आपसे वक्त मांगूंगा मैं, और आपकी जो ये पेशेंट गोइयां हैं जो अभी तक तो ऑन ट्रैक है, ऑन टारगेट हैं। आप भी लगता है कोई जंगी जहाज के प्रिसीजन एयर स्ट्राइक पायलट होते थे, क्योंकि अभी तक आपका जो एनालिसिस है इट्स डिस्पैशनेट। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते, मगर जरूरी है। कामरान बुखारी से जब मैं बात करता हूं, आई एम माई सेल्फ फोर्स्ड टू बी डिस्पैशनेट इन माई ओन एनालिसिस। अपना रेवोल्यूशनरी फर्वर एक तरफ, मजहब दूसरी तरफ, ऑक्यूपेशन आइडियोलॉजी तीसरी तरफ, मगर जब तज्जिया किया जाता है थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमको थोड़ा सा डिस्पैशनेट होने की जरूरत है। ये जो जंग है ये खाली एक नजरियाती जंग नहीं है, खाली एक मजहबी जंग नहीं है, इसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। वी मस्ट ब्रिंग देम इन। कामरान बुखारी, थैंक यू फॉर योर टाइम। My pleasure.